हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर क्रीपी अपलोड, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। तो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर उन्हें हिंदी में या इंग्लिश में भेजें। और हाँ, अपनी स्टोरी का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मेल के सब्जेक्ट में भी लिख देना, क्योंकि बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं मुझे स्टोरीज के और ये थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है। तो आप लोग सब्जेक्ट में ये फॉर्मेट यूज करना। सबसे पहले तो जॉनरा, फॉर एग्जाम्पल इवल स्पिरिट्स, पोजेस्ड, स्टॉकर या फिर वियर्ड इंसिडेंट। और इसके आगे कि ये किसके साथ हुआ था ये लिखना, स्टॉकर इंसिडेंट विद माय सिस्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं ऐसा करने के लिए क्यों कह रहा हूँ। बट विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। मुंबई बहुत ही ज्यादा हलचल वाली सिटी है। सच बात बोलो तो लिटरली मुंबई कर्स दे लिव देयर लाइफ। मुंबई में कुछ लोगों के एम्बिशंस है तो कुछ लोग बस जिंदगी को जीना चाहते हैं। और इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ था। इस लड़के के बहुत सारे एम्बिशंस थे, इस लड़के की लाइफ बहुत ही ज्यादा बिजी थी। और इसकी कहानी एक मुंबई के हाईवे की है। पर मुंबई के हाईवे पर इस लड़के को एक भारीपन महसूस हुआ। वो बाइक पर था तो हो सकता है कि बस हवा होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि उस साइड पर कोई मरा हो। ये बात पिछले साल दिसंबर की है। इन दिनों मैं पोवाई मुंबई में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद अपने खाली समय में मैं कांदीवाली में जिम जाता था और दिन भर थकान और जिम के बाद रात में करीब 2:30 बजे जिम से वापस आता था। आई नो दिस थिंग कि ये बहुत अनयूजुअल है इतना रात में जिम करना, पर मेरे पास यही फ्री टाइम था और मुंबई में ऐसे कहीं जिम हैं जो दिन भर खुले रहते हैं। सो इट यूज्ड टू वर्क आउट फॉर मी फॉर द बेस्ट। और 2:30 बजे ट्रैफिक भी काफ़ी कम रहता था, सो दैट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर मी। जिम के साथ साथ मुझे बाइकों का भी बहुत शौक है और मुंबई में रात को राइड करना इज़ अ ब्लिस। सच में खाली रोड में बाइक भगाने में जो आनंद है वो मैं तुम्हें अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वैसे तो नॉर्मली मैं हाईवे से होते हुए जाता था रात में, बिकॉज इट वॉज द फास्टेस्ट रूट एंड ऑब्वियसली इट वॉज स्ट्रेट। पर मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना एक नया रास्ता अपनाया जाए, तो मैं अपनी बाइक लेकर एक नए कॉलोनी के पतले रास्ते से निकल गया। मैं इस एरिया से फेमिलियर था और वैसे तो ये रास्ता नॉर्मली रात को बंद रहता था, लेकिन जब मैं बाइक लेकर यहाँ गया रात में तो मुझे किसी ने भी नहीं रोका। खैर, मैं शायद छोटे कश्मीर से पीछे जो रॉयल पाम्स के पास पड़ता है उस एरिया से गुजर रहा था। मैं नॉर्मल ही बाइक चला रहा था, पर तभी अचानक मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा और आसपास का सन्नाटा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आई एम श्योर कि अगर तुमने कभी बाइक चलाई होगी तो तुमने अपने कान में वो हवा कटने की आवाज़ सुनी होगी, बट दिस वॉज डिफरेंट। मैंने पहले भी गलियों में तेज बाइक दौड़ाई है, लेकिन इतना भारीपन, इतनी प्रेजेंस मुझे कभी भी फील नहीं हुई थी। हाँ, मुझे हवा कटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन जो ये प्रेशर मैं अपनी बॉडी पे फील कर पा रहा था ये कुछ अजीब सा था। तो डर से मैं बाइक और तेज भगाने लगा, लेकिन कुछ 1 मिनट बाद मुझे कुछ महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाइक के पीछे वाली गद्दी थोड़ी भारी हुई है और किसी ने मेरा कंधा थपथपाया था। मेरा कंधा थपथपाने के बाद मुझे ऐसा दोबारा फील हुआ कि पीछे सीट में प्रेशर बढ़ गया है, जैसे कि कोई बहुत भारी आदमी वहां बैठा हो। सच बताऊं तो उस वक्त मेरा दिमाग रुक चुका था। मैं 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, तो किसी का ऐसे अचानक मेरी चलती बाइक में बैठ जाना, इट वॉजंट पॉसिबल, राइट? इट डिड नॉट मेक एनी सेंस। बहुत क्रीपी थॉट्स आने लग गए मेरे दिमाग में, तो गाड़ी रोकने के बजाय मैं गाड़ी और तेज भगाने लगा। और फिर अचानक दोबारा किसी ने मेरा कंधा थपथपाया, जिसके एकदम बाद एक आवाज आई। सच बोलूं तो टिपिकल मुंबई भाषा में मेरी फट चुकी थी। मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन सच में मुझे बहुत डर लगा। मेरे दिमाग में ये चीज़ कंप्यूट नहीं हो पा रही थी कि आखिर ये आवाज़ और ये भारीपन मुझे क्यों महसूस हो रहा है। मेरे दिमाग ने मुझसे कहा कि एक बार पीछे देखकर श्योर हो जा, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि नहीं, यहाँ से भाग जा। तो मैंने अपने दिमाग की जगह दिल की सुनी। मैंने गाड़ी एकदम तेज भगाई और जल्दी से घर पहुँचने की कोशिश करी। ये वाला पार्ट तुम्हें बचकाना लग सकता है, लेकिन मैंने अपने दिमाग में ऐसा सोचा कि अगर मैं गाड़ी तेज भगाऊं और किसी स्पीड बम्प के थ्रू होकर जाऊं तो जो मेरे पीछे आदमी बैठा है वो चला जाएगा, वो गिर जाएगा। दैट्स व्हाट आई थॉट। पर तेज चलाने के चक्कर में मैं गाड़ी का कंट्रोल कहीं मोड़ों पर खो रहा था।
पर उस टाइम पर मुझे उस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम। मेरे कंधे पर थपथपाहट और पीछे से वो आवाज़ 2-3 बार और आई। सच कहूँ तो मुझे ये सब कुछ धुंधला धुंधला ही याद है। जैसे ही मैं मारो स्टॉप पर पहुंचा, मुझे बहुत उल्टी सी आई। मैं ज़्यादातर ये इंसिडेंट लोगों को नहीं बताता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे और मुझे पागल समझेंगे। पर अगर सच कहूँ तो अभी भी ये बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई नशे नहीं करे। मेरा हमेशा ये मानना है कि जितना पैसा मैं नशे में उड़ाऊंगा उतने का मैं प्रोटीन खरीद लूँगा। सो यू शुड बी एश्योर्ड कि उस समय मैं हालुसिनेट नहीं कर रहा था। बाइक चलाते हुए मैं होशो हवास में ही था। पर सच में मुझे आज तक नहीं समझ आया कि मैंने वो महसूस क्या करा। एज वी ऑल लव हॉरर, तो आज मैं आपको एक कमाल के हॉरर सर्वाइवल गेम के बारे में बताना चाहता हूँ, जो बहुत ही जल्द स्टीम पर लॉन्च होने जा रहा है। इस गेम में आपको एनवायरनमेंट को नेविगेट करने के लिए स्कैनर का यूज करना होगा और एनिमीज को आप अपने माइक्रोफोन की आवाज सुना सकते हैं। ये एक डरावना गेम है जिसमें आपको दुनिया के बीच में नेविगेट करना पड़ेगा। आप इस वर्ल्ड के बीच में होंगे जबकि दुश्मन इधर उधर होंगे। इसके अलावा स्कैनर को अपग्रेड करने के लिए पार्ट्स ढूंढने होंगे, लेवल्स को क्रॉस करना होगा, छुपना होगा, अपनी इन्वेंटरी को मैनेज करना होगा और उसमें आपको बहुत सारे पजल्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे। गेम का नाम है द वॉइडनेस और ये 17 मार्च 2023 को लॉन्च होगा। प्लीज आप इस गेम को स्टीम पर चेक करें और नीचे दिए गए लिंक से या फिर पिन्ड कमेंट से आप इसको प्लीज विश लिस्ट करें। विश लिस्टिंग अ गेम रियली हेल्प्स आउट अ लॉट टू डेवलपर। खरीदने की जरूरत भी नहीं है अभी, अगर तुम खाली उसे विश लिस्ट कर दोगे तो भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी इनकी। सो विल यू बी ब्रेव इनफ टू स्टेप इनटू द वॉइडनेस। डर इंसान का सबसे बड़ा कैटलिस्ट है। अगर डर नहीं होता तो लोग बहुत ही ज्यादा अनहिंज्ड होते, बहुत ही सारे क्राइम करते और सोसाइटी वुड बी डन फॉर। पर क्या डर से तुम्हारी बॉडी पर असर पड़ सकता है? क्या एक डरावनी चीज एक मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर देखने के बावजूद ऐसी चीज से क्या तुम्हारी मेंटल स्टेट पर फर्क पड़ सकता है? I am Sneha and I live in Nepal. Before getting into the exact story, I will tell you a few things that you should know to understand the exact situation. ये इंसिडेंट करीब 4 साल पहले हुआ था। मेरी ज़्यादातर लाइफ मैंने काठमांडू में ही बिताई है एंड आई गो टू माई विलेज ऑन छठ पूजा। हर साल की तरह मैं अपने गांव छठ पूजा पर गई क्योंकि वहाँ एक टेम्पल है जहाँ छठ पूजा हमेशा होती है और ये टेम्पल उस जगह में बहुत फेमस है। जब भी मैं गाँव जाती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं इस टेम्पल में एक बार ज़रूर जाऊँ। इस मंदिर की एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर मंडे वहाँ एक स्पेशल रिचुअल होता है। बहुत सारे लोग जिन्हें अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग दोज पीपल जो या तो पोजेस हो चुके हैं या फिर वो किसी ईवल आत्मा से डील कर रहे हैं, वो भी इस टेम्पल में आते हैं मंडे को। ये रिचुअल जो है वो रिसेंटली स्टार्ट हुआ था, नियरली 5 साल बिफोर दिस इंसिडेंट टुक प्लेस। एंड हर बार जब मैं वहाँ जाती थी तो कुछ ना कुछ हो जाता था और मैं उस टेम्पल मंडे को नहीं जा पाती थी। आई वेंट टू माई विलेज फॉर ओनली 3 days a year एंड उसमें भी सिर्फ एक ही दिन उस मंदिर जा पाती थी। तो मुझे कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं इस रिचुअल को देख पाऊँ। बचपन से ही मुझे क्रीपी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। सो फाइनली मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी जिसमें मैं पोजेस लोगों को देख पाऊँ, और वो भी एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे सेम टाइम पर। मैं अपनी माँ के साथ इस टेम्पल में मंडे को गई एंड मैंने बहुत सारे पोजेस लोग भी देखे वहाँ। हम लोग वहाँ करीब 1 घंटे तक थे, जिसके बाद मेरी माँ ने मुझे बोला कि चलो अब घर चलते हैं। मैंने भी हाँ बोला और मैं जाने के लिए बस उठने ही वाली थी, तभी मेरी माँ किसी से मिली और वो दोनों बातें करने लगे। तो एक अच्छे बच्चे की तरह मैं वहाँ पे खड़ी हुई अपनी मम्मी के बगल में, और जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो मैं इधर उधर देख रही थी। सच में मैं समझा नहीं सकती हूँ कि कितने सारे पोजेस लोग थे इस मंदिर में, बट इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग। पर उन सभी लोगों के बीच में मुझे एक पोजेस्ड लड़की दिखी जो कि करीब 7 साल की थी। मैंने हमेशा ये माना है कि अगर हम किसी डरावनी चीज़ से डरते नहीं हैं, उसकी तरफ देखते नहीं हैं, उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो वो चीज़ हमें कभी भी डरा नहीं सकती है। मुझे पता था कि अगर मैं इस लड़की की तरफ देखूंगी तो मुझे कुछ ना कुछ फील होगा, लेकिन
उससे दूर देखने की बजाय मैंने सीधा उस लड़की की आंख में देखा। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और मेरे दिमाग में मुझे ये पता था कि ये लड़की पोजेस्ड है। पर फिर अचानक कुछ हुआ। इस लड़की ने मुझे एक बहुत अजीब सी क्रीपी स्माइल दी। मुझे उसे हंसते हुए देखकर डर सा लगा और मैंने अपनी मम्मी का हाथ खींचा और कहा कि मम्मी जल्दी घर चलो। मेरी मम्मी ने मुझे देखकर सीधा घर चलना ही सही समझा और उसके बाद पूरा दिन एकदम नॉर्मल था। गांव से अब हम वापस काठमांडू आ गए थे और घर में सेटल होने के बाद उस दिन सोने से पहले मेरे साथ एक बहुत अजीब सी चीज़ हुई। मैं अपने बेड में सो ही रही थी जब अचानक मुझे एक घोस्टली फिगर दिखा। वो एक लड़की थी, उसके बाल खराब थे, उसका मुंह चला हुआ था। वो कॉरिडोर से मेरे रूम की तरफ आ रही थी और अजीब बात ये थी कि मैं ये सब कुछ थर्ड पर्सन में देख रही थी। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक दैट आई कुड सी माई सेल्फ स्लीपिंग। मैंने अपने दिमाग में ये सोचा कि मुझे बस बुरा सपना आ रहा है, पर फिर भी मैं अपना शरीर, इस लेडी का शरीर और अपने कमरे को देख पा रही थी। मैंने अपने आप को उठाने की कोशिश करी। ये बस एक खराब सपना है, जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ। और मेरी आंख खुली। मैं उठ तो गई थी पर मैं अपना शरीर हिला नहीं पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश करी पर कुछ भी नहीं हो पा रहा था एक्सेप्ट मेरी आंखों के। मेरी आंखें तो खुल पा रही थी पर मैंने अपनी आंखें एकदम से टाइट बंद कर ली क्योंकि मैं दोबारा से इस लड़की को नहीं देखना चाहती थी। करीब 2 मिनट तक स्ट्रगल करने के बाद मैं हिल पाई। मैं अपने बेड में बैठी और रात का टाइम होने की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी अपने कमरे में। डर के मारे मैं अपनी माँ को बुलाना तो चाहती थी पर मेरे पेरेंट्स का कमरा कॉरिडोर के दूसरे साइड था, वो ही कॉरिडोर जहाँ मैंने इस लड़की का शरीर देखा था। तो मैंने अपना मन संभाला, लंबी सांसें ली और वापस सोने की कोशिश करी। अगली सुबह मैंने ये एक्सपीरियंस अपने पापा को बताया और वो मुझ पर चिल्लाने लगे, कहने लगे कि मैं सोने से पहले अपने पैर नहीं धोती हूँ, इसीलिए मुझे ऐसे गंदे सपने आते हैं। अगर तुम अपना बिस्तर साफ रखोगे तो तुम्हें कभी भी ऐसे सपने नहीं आएंगे। दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी। तो ये देखकर मैंने उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं बोला। मैंने सब कुछ गूगल करा एंड मुझे गूगल पे मिला दैट दिस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड स्लीप पैरालिसिस। मुझे अब थोड़ा चैन आया क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था एटलीस्ट मैं उसको एक नाम दे सकती थी, स्लीप पैरालिसिस। एटलीस्ट दिस वाज अ साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड फिनोमिनन। मैंने इसके बारे में ये पढ़ा कि ये 1 महीने में बस 2-3 बार होना चाहिए था और ये कभी भी रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। तो थोड़ा रीअश्योरेंस मिलने के बाद मैं उस पूरे हफ्ते नॉर्मल स्लीप करने चले जाती थी, इस बार अपने पैर धोकर। पर मुझे ये स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस करीब 3 बार हुआ था एक ही हफ्ते में और हर बार ये और भी ज़्यादा क्रीपी होता गया। जब भी मैं अपना शरीर नहीं हिला पाती थी तो मैं मन में चांट करती थी, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। हमेशा ये शब्द बोलकर मुझे बहुत अच्छा फील होता था और मुझे डर भी कम लगता था। तीसरी बार के बाद मैंने अपनी माँ को डरी हुई हालत में इस सब चीज़ों के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि अब वो मेरे साथ सोएंगी हर दिन। पर जब भी वो मेरे साथ सोती थी मुझे कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस दोबारा नहीं हुआ और मैं बड़ी चैन की नींद सो पाती थी। नाउ वी फास्ट फॉरवर्ड। मेरे बोर्ड्स आने वाले थे और मैं हर सुबह 5:30 बजे उठकर मैथ्स का ट्यूशन पढ़ती थी। तो कुछ दिनों बाद मैंने अपनी माँ को बोला कि अब ठीक है, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो मैं अब अकेले सो सकती हूँ, क्यों आपकी नींद खराब करनी, आप अपने कमरे में जाकर आराम से सोया करें। जब मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, दोबारा से एक रात को मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ। मुझे दोबारा डर लगा। मैंने दोबारा अपनी माँ से कहा मेरे साथ सोने के लिए, पर इस बार सरप्राइजिंगली मेरी मम्मी के बगल में होने के बावजूद मुझे दोबारा ऐसे सपने आए। मैंने चिल्लाना चाहा, मैंने रोना चाहा अपनी मॉम को उठाने के लिए, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मैंने तब ये एक्सपीरियंस अपने एक दोस्त के साथ शेयर करा और इस दोस्त का घर एक सेमेटरी के पास में था। सरप्राइजिंगली उसे स्लीप पैरालिसिस के बारे में पता था क्योंकि उसकी बहन को ये चीज़ें पहले बहुत बार हो चुकी थी। तो उसने मुझे सजेस्ट करा कि अपने पिलो के नीचे एक खुखरी रख कर सोना, तो मैं कभी भी गंदे सपने नहीं आएंगे। एंड फाइनली फॉर 2-3 मंथ्स मुझे अब कभी भी ऐसे सपने नहीं आते हैं। मे बी ऑल ऑफ दिस वॉज इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ स्टडीज़, या फिर उस मंदिर में जो मैंने देखा था उसकी वजह से। बट इट वॉज रियली ड्रेनिंग फॉर मी, सो आई होप कि ये स्टोरी बाकी लोगों को होप दे।
टॉकिंग अबाउट स्लीप पैरालिसिस, ठीक है, आई डोंट नो कि तुम में से कितने लोगों ने मेरी स्लॉशर वाली वीडियो देखी थी SR पे, पर उस केस के बारे में स्टडी करते हुए मुझे भी ऐसी ही सेम चीज फील हुई थी. सो आई काइंडा एम्पैथाइज विद दिस गर्ल. मैं भी अपने आप को थर्ड पर्सन में देख पा रहा था तब, सो इट इज काइंडा रिलेटेबल टू मी. और मेरे साथ भी ऐसा पहली बार हुआ था, बट आई होप दैट दिस गर्ल इज ओके नाउ एंड दिस इज ऑल इन योर पास्ट. ओके, दिस स्टोरी इज ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रू क्राइम, जो कि मैं अपने मेन चैनल पे सुना सकता हूँ. जिस बंदे ने मुझे ये स्टोरी मेल करी थी, मैंने उसको वापस मेल करा था जस्ट टू आस्क कि क्या हुआ उसके दोस्तों के साथ, लेकिन मुझे उससे कोई रिप्लाई नहीं मिला अभी तक. सो आई एम थिंकिंग दैट दिस इज कैनन फॉर नाउ. बस मैं इतना ही कहूंगा कि कहीं भी अपने दोस्तों के साथ घूमने से पहले बहुत ज्यादा प्रिपेयर करके जाना, और एल्स यू विल फेस द वर्स्ट. मैं और मेरे दोस्त कोलकाता में रहते हैं और हम सभी एक ही ऑफिस में काम करते हैं. हम सभी की उम्र 26 से 34 साल के बीच में है और हमें शहर के किनारे एक अबैंडन टनल मिला था, जहां पर हमने वीकेंड में एडवेंचर के लिए निकलने का डिसाइड करा था. हमारे ग्रुप में रोहित, अमन, सिमरन और निशा हैं. रोहित और अमन ज़्यादा एडवेंचरस नहीं है, जबकि सिमरन और निशा थोड़े शांत थे, पर उन्हें मज़ा करना पसंद था. और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं इन सब के कहीं बीच में लाया करता हूँ. तो एक संडे को हम इस एडवेंचर पर निकले. जब हम टनल की तरफ जा रहे थे तो हम अपने काम और पर्सनल लाइफ के बारे में मजाक कर रहे थे और बातें कर रहे थे. हमारे ग्रुप में एक कपल है, रोहित और सिमरन. वो आपस में फ्लर्ट करते रहते हैं, जिससे सबको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस तो हो ही रहा था. मैं हमेशा से ही उन्हें एक दूसरे के लिए पसंद करते हुए देखता था, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. जो भी था, इन दोनों की शैतानी यहाँ भी ख़त्म नहीं हो रही थी. हम टनल के एंट्रेंस पर पहुँचे और मैं ये सच में एडमिट करना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा अनईजी महसूस कर रहा था. रोहित और सिमरन की वजह से नहीं, बल्कि इस टनल की वजह से. टनल पिच ब्लैक था और हमें गाइड करने के लिए कोई भी लाइट्स नहीं थी. जब हमने अंदर कदम रखा तो हमारे पैरों की आवाज़ दीवारों से एको हो रही थी, जिससे मुझे एक भयंकर एहसास हो रहा था. पानी के बूंदों की आवाज़ और पत्तियों की हरकतें भी हमें इस टनल में सुनाई दे रही थी. टनल लंबा और घुमावदार था और हमें अपने मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा था. जब हम टनल के अंदर गए और गहराई में जाते गए तो हवा ठंडी होने लगी और मैंने एक शिवर महसूस करी. मुझे पता चला कि अमन को और ज़्यादा अनईजी महसूस हो रहा था और सिमरन ने उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसका हाथ पकड़ा. मैंने टनल में एक फोर्क देखा, मतलब 2 रास्ते, और हमारी टीम में ये डिबेट चल रही थी कि कौन सा रास्ता लेना चाहिए. अमन और निशा राइट जाना चाहते थे और आखिर में हमने डिसाइड किया कि हम लोग अलग हो जाएंगे. टनल के अंदर चलते हुए हमें अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी. लग रहा था जैसे कोई हमेशा हमें देख रहा है, और मुझे नज़र आया कि निशा और अमन भी ऐसा ही महसूस कर रहे थे. तो डर से हम अपनी पेस तेज करने लगे, उम्मीद करते हुए कि रोहित और सिमरन हमें आगे कहीं मिल जाएंगे. तभी हमें टनल के लेफ्ट साइड से एक भयंकर चीख सुनाई दी. वो रोहित की आवाज़ थी. हम आवाज़ की तरफ भागते हुए गए, लेकिन जब हम टनल के दूसरे कोने पर पहुंचे तो किसी को भी कुछ नहीं मिला. रोहित और सिमरन गायब हो चुके थे. हमने टनल में खोजना शुरू करा, उनका नाम पुकारा, उनके लिए चिल्लाए, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था. हमने डिसाइड करा कि हम अलग अलग एरिया में ढूंढेंगे इन लोगों को. अमन और ईशा राइट साइड में गए, जबकि मैं लेफ्ट साइड में गया अकेला. जब मैं चल ही रहा था तो मुझे एक बहुत धीमी गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी. मुझे लगा कि ये आवाज़ सिर्फ मनगढ़ंत है, मेरा दिमाग मेरे साथ ट्रिक्स प्ले कर रहा है. लेकिन आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती गई, मेरे और पास आती गई और भी ज़्यादा भारी होती गई. डर से मैंने भागना शुरू करा, लेकिन मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने को आई और अचानक भागते भागते मेरा फ़ोन डेड हो गया. अब सब कुछ काला था, पूरा अंधेरा. छोटी से छोटी चीज़ मुझे सुनाई दे रही थी, पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. मैंने पीछे से कुछ कदमों की आवाज़ सुनी और मुझे पता चला कि मैं अकेला नहीं था. मैंने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करी, लेकिन मेरी आवाज़ रुकी हुई थी. मेरे दोनों हाथ किसी ने पकड़े, लेकिन ये नॉर्मल हाथ नहीं थे. मुझे क्लियरली फर फील हो रहा था इन हाथों में. मैंने वापस लड़ने की कोशिश करी, पर किसी ने मुझे एक बहुत ज़ोर से मुक्का मारा और मैं बेहोश हो गया. 3 दिन बाद मैंने अपनी आंखें हॉस्पिटल में खोली
और मेरे बगल में अमन और निशा बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे उन्होंने टनल के बाहर बेहोशी में पाया था और सैडली रोहित और सिमरन का अभी भी उन्हें कोई पता नहीं चला था। पुलिस ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो उन्हें कभी भी नहीं मिले। शायद ये हमारी ही गलती थी कि हम शाम के टाइम पे ऐसी जगह गए थे, वो भी बिना प्रिपरेशन के, कि जो हॉरिफाइड एक्सपीरियंस मुझे उस टनल में फील हुआ था वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगेन, अगर आपको अपनी स्टोरीज मुझे भेजनी है तो मैंने नीचे एक ईमेल दिया है, वहाँ पर आप अपनी स्टोरी हिंदी या फिर इंग्लिश में मुझे बता सकते हैं। एंड प्लीज़ यूज़ दैट सब्जेक्ट फॉर्मेट सो दैट मेरे को ईजी हो जाए आपकी स्टोरी रिकॉग्नाइज करने में, क्योंकि मैं एक बार पढ़ता हूँ, मुझे वो स्टोरी अच्छी लगती है पर फिर वो गायब हो जाती है सच में। टेक केयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।